जय हिंद दोस्तों, AKY डेस्टिनेशन कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो यूपी बोर्ड के हिंदी के पेपर हुए हैं उस पेपर का मैं आज सलूशन देने जा रहा हूं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। जो जैसा करके आया हो, भगवान करे सबका अच्छा से पेपर गया हो और सभी लोग ने अच्छा किया हो, बेहतर से बेहतरीन करने की कोशिश किए होंगे। तो चूँकि आज मैं आपको एक एक प्रश्न का सलूशन बहुविकल्पी प्रश्नों का देने जा रहा हूं, आप ध्यान से देखेंगे और जो प्रश्न होंगे उनको हम यहाँ पे एक एक करके बताएंगे। अगर आपको कन्फ्यूजन होगा कोई तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, उस प्रश्न का मैं अच्छे से निवारण दे दूंगा और अच्छे से। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे पहला ही प्रश्न है। प्रश्न पहला है, सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। सरस्वती पत्रिका के संपादक। ठीक है, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन हैं? तो आप यहाँ पे उत्तर जो विकल्प के अनुसार मारे होंगे तो इसमें 4 विकल्प हैं, जैसे प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद और आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी और महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये 4 विकल्प हैं, इनमें से आपका चौथा विकल्प सही है। ठीक है, जो डी वाला विकल्प है, डी वाला विकल्प महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। जो पत्रिका भी आप देख रहे हो यहाँ पे सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इसके आपका चौथा विकल्प सही है। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जो हैं वो सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। तो दूसरा प्रश्न आपके सामने है, निर्मला जो है किस विधा की रचना है? ठीक है, तो निर्मला जो है वो खास तौर से मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है और निर्मला जो विधा है वो बच्चे आपके सामने जो इसमें विकल्प दिए गए हैं, निर्मला कौन सी विधा है या किस विधा की रचना है? तो निर्मला जो है आपकी उपन्यास की रचना है। ठीक है, उपन्यास वाली विधा है। इसमें आप देखेंगे तो इसमें निबंध दिया है, उपन्यास दिया है, जीवनी दिया है, आत्मकथा दिया है, तो निर्मला उपन्यास है। ठीक है, उपन्यास। ये दूसरे प्रश्न का उत्तर है हमारे सामने कि निर्मला जो है उपन्यास है। ठीक है, और अगला प्रश्न है, पंचपात्र के लेखक कौन है? ठीक है, तो पंचपात्र के लेखक जो हमारे सामने यहाँ पे विकल्प दिए गए हैं, पंचपात्र के लेखक हैं। लेखक कौन है? तो इसमें दिया है जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, पदुम लाल पुन्नालाल बख्शी और जय प्रकाश भारती। तो इसमें पदुम लाल पुन्नालाल बख्शी हैं। ठीक है, पदुम लाल पुन्नालाल बख्शी। ठीक है, पदुम लाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं इसमें इसके लेखक। ठीक है, यहाँ पे बड़ा सा रहेगा बख्शी। ठीक है, पदुम लाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। ठीक है, और इसमें दिया हिमालय की पुकार। हिमालय की पुकार। ठीक है, तो हिमालय की पुकार जो आपके सामने ये रचना है, ये किस लेखक की रचना है? तो इसमें दिया है 4 विकल्प, जयशंकर प्रसाद, भगवती शरण उपाध्याय, रामधारी सिंह दिनकर, जय प्रकाश भारती। तो इसमें आपका आंसर होगा जय प्रकाश भारती। ठीक है, जय प्रकाश भारती जो हिमालय की पुकार है, इनके लेखक हैं, इस रचना के लेखक हैं जय प्रकाश भारती। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपके पेपर में जितने भी क्वेश्चन अब तक मैंने कराया वो सारे के सारे सही होंगे, क्योंकि पेपर बहुत आसान था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वें की तरफ हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां जो है हमारा, सेवा सदन के लेखक हैं। ठीक है, सेवा सदन के लेखक हैं। सेवा सदन के लेखक बच्चों आपके सामने इसमें जो विकल्प दिया गया है, विकल्प के अनुसार आपको चुनना है। सेवा सदन के लेखक जैसे पहला विकल्प है राम कुमार वर्मा, जगदीश चंद्र माथुर, मुंशी प्रेमचंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रेमचंद्र जी हैं। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद्र। बात सही है, बिल्कुल सही है। आप देखेंगे ध्यान से, प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद्र जी जो यहाँ सेवा सदन जो रचना है इसके लेखक देख सकें। रीतिकाल के कवि हैं,
ठीक है। तो रीतिकाल, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, रीतिकाल। रीतिकाल के कवि हैं। अब 4 विकल्प दिए हैं और इस काल के कवि की हम बात कर रहे हैं। किस काल के? रीतिकाल के। नागार्जुन, भारतेंदु हरिश्चंद्र और महादेवी प्रसाद या महावीर प्रसाद द्विवेदी और मतीराम। ठीक है। तो इन 4 विकल्पों में से आपका जो चौथा विकल्प है मतीराम। ठीक है। तो मतीराम जी रीतिकाल के कवि हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? बिल्कुल सही है। हाँ ठीक है, रीतिकाल के जो मतीराम जी कवि हैं वो इन रीतिकाल के कवि हैं। दूसरा तार सप्तक, अगला प्रश्न है कि दूसरा तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7वां है, दूसरा तार सप्तक। ठीक है, दूसरा तार सप्तक का प्रकाशन या प्रकाशन कब हुआ? ठीक है, अर्थात दूसरा तार सप्तक कब आया? तो इसमें सन दिया है कि सन 1943 ईस्वी में, सन 1951 ईस्वी में, सन 1959 ईस्वी में, सन 1979 ईस्वी में। ठीक है, तो इसमें जो आंसर है आपका सन 1951 ईस्वी में। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि अब तक मैं जितना प्रश्न कराया हूँ उतना प्रश्न आपका सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8वां जो है आपका पूछ रहा है निहार किसकी रचना है? ठीक है, निहार। ठीक है, निहार, यामा, संध्या गीत, ये सब देखोगे आप तो महादेव वर्मा जी आते हैं इसमें। जैसे पहले ही विकल्प में महादेव वर्मा हैं, धर्मवीर भारती हैं, राम नरेश त्रिपाठी और श्याम नारायण पांडे। तो इसमें महादेव वर्मा जी आपका आंसर है। ठीक है, तो इसमें इसका उत्तर हो जाएगा महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। और 9वां प्रश्न इसमें बताया जा रहा है पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? देखिए, एग्जामिनर थोड़ा करता क्या है, कुछ प्रश्नों को इतना थोड़ा सा ऐंठ देता है, उसी प्रश्न को इतना घुमा देता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो हमने पुष्प की अभिलाषा रचना देखा था, अब इसमें पूछ दिया किस काव्य संग्रह से लिया गया है। ठीक है, तो घबराने की बात नहीं है। आप देखेंगे कि इसमें जो पुष्प की अभिलाषा है, तो पुष्प की अभिलाषा जो लेखक लिखे हैं इसको, ठीक है, तो उस लेखक के अनुसार और क्या क्या चीज़ें उसमें दी गई हैं, तो उसी से संबंधित इसमें से आप आंसर निकालेंगे। तो पुष्प की अभिलाषा में यामा तो महादेवी वर्मा का है, साकेत अलग है, रश्मि रथी अलग है, इसमें आपका युग चरण आएगा। ठीक है, तो इसमें प्रश्न है कि पुष्प की अभिलाषा, पुष्प की अभिलाषा, पुष्प की अभिलाषा कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो यहाँ पे जो युग चरण दिखाई दे रहा है बच्चों, युग चरण, युग चरण, यहाँ से आपकी पुष्प की अभिलाषा का शीर्षक लिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छायावादी युग के मुख्य विशेषता क्या है? देखिए, हर युग की एक प्रमुख विशेषता रही है। ठीक है, जैसे भक्ति काल का तो सारे जितने भी कवि होंगे वो सब भक्ति शाखा से जुड़े होंगे। ठीक है, तो उसी प्रकार से पूछा जा रहा है छायावाद युग की विशेषता। ठीक है, छायावाद युग की विशेषता क्या है? तो छायावाद युग की विशेषता की हम बात करेंगे तो यहाँ पे विशेषता है आपकी प्रकृति का मानवीकरण। ठीक है, प्रकृति का मानवीकरण, प्रकृति का मानवीकरण, मानवीकरण। ठीक है, प्रकृति का मानवीकरण यहाँ पे आप देखेंगे तो छायावाद की विशेषता हो जाएगी। युद्ध का सजीव वर्णन नहीं होगा, भक्ति की प्रधानता ये भी नहीं होगी, ये तो भक्ति शाखा से है। यथार्थता चित्रण ये भी नहीं होगा, यथार्थ चित्रण जो आपके सामने यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें से प्रकृति का मानकीकरण। सिंपल है, रस में डूब जाओ भाई लेकिन शोक रस में। यहाँ पे जो है करुण रस का अस्थायी भाव पूछा है, तो किस रस में डूबेंगे? करुण में। अब मान लीजिए कि जिन बच्चों के क्वेश्चंस कुछ मिस्टेक हो रहे होंगे वो इस समय शोक में डूबे होंगे, अर्थात करुण भाव उनके अंदर उठ रहा होगा। ठीक है, तो करुण जो है आपके सामने करुण रस का अस्थाई भाव,
ठीक है। करुण रस का अस्थाई भाव की हम बात करेंगे तो आप देखेंगे करुण रस का अस्थाई भाव, यहाँ पे करुण रस के अस्थाई भाव की बात करेंगे तो इसमें शोक है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा शोक। चिंता मत करिएगा, अब तक जितना भी पेपर में आपने जितना अच्छा करके आया है, अगले पेपर में आप इससे भी अच्छा करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। क्योंकि अभी आपके पास मौका है, आप लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे दिया है कि जहाँ उपमेय को उपमान पर सीधा आरोपित कर दिया जाता है। देखिए यहाँ पे कोई संदेह नहीं है, सीधा आरोपित किया जा रहा है। अगर संदेह होता तो अलंकार बदल जाता, लेकिन सीधा सीधा इसका प्रभाव देखा जा रहा है। जहाँ उपमेय को उपमान पर सीधा आरोपित कर दिया जाए तो सीधा सीधा पर बिना विभेद के प्रभाव दिखा जा रहा है इसमें। तो इसमें उपमा अलंकार नहीं होगा, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और अनुप्रास। अनुप्रास तो होगा ही नहीं, उत्प्रेक्षा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे उपमेय को उपमान पे संभावना होती है। यहाँ पे रूपक अलंकार सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे प्रश्न जो दिया है कि जहाँ उपमेय का उपमान पर सीधा प्रभाव, ठीक है, सीधा प्रभाव की हम बात कर रहे हैं। जहाँ उपमेय का उपमान पर सीधा प्रभाव की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारा देखा जाएगा रूपक अलंकार, ठीक है। रूपक अलंकार की बात होगी यहाँ पर, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज़ को अच्छे से समझ चुके होंगे। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर, ठीक है। सोरठा से संबंध पूछा है। सोरठा में अर्ध सम मात्रिक छंद होता है। सोरठा किस प्रकार का छंद होता है? तो सोरठा अर्ध सम मात्रिक छंद होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा अर्ध सम मात्रिक छंद। अर्ध सम मात्रिक छंद होता है, ठीक है। अर्ध सम मात्रिक छंद होता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। निर्गुण शब्द, अब तो बहुत सिंपल हो गया, ये सब व्याकरण से जुड़ी हुई चीजें अब मिल रही हैं आपको, ठीक। यहाँ पे दिया है निर्गुण में उपसर्ग। निर्गुण में उपसर्ग, ये आप देख रहे हो निर, ऊपर उड़ रहा है र, तो उड़ने वाला का तो आधा ही र लिया जाता है ना। तो इसमें जहाँ पे नी आर के नीचे हलंत होगा, वही आपका इसमें उपसर्ग होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा निर में आधा र होता है, जिसके नीचे हलंत लग जाता है उसका आधा उच्चारण होता है निर, ठीक है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। तो क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 यही है, नील कमल में कौन सा समास है? नील कमल में समास, ठीक है बच्चों। तो नील कमल में समास देखा जाएगा तो नील कमल में समास होता है आपका द्विगु नहीं होगा। द्विगु में दोनों पद नहीं, एक पद संख्यावाचक होता है। तत्पुरुष में का शब्द से जोड़ने वाले दो वाक्य होते हैं। बहुब्रीहि में कोई विशेष अलग अर्थ होता है। लेकिन आप देखेंगे कि जब कोई एक कह सकते हैं कि पहले वाला पद किसी दूसरे पद की विशेषता बता रहा होता है, तो इस प्रकार के समास को कर्मधारय समास कहा जाता है। तो ये नील कमल जो है वो कैसा है? नीला है, तो विशेषता हो रही है इसकी। तो इसका जो विशेषता है उसमें कर्मधारय समास हो जाएगा, कर्मधारय समास, ठीक है। यहाँ पे कर्मधारय समास आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि अब तक जितने सवालों को मैंने कराया सारे के सारे सवाल आपके सही हों, सारे के सारे प्रश्न आपके सही हों, ठीक है। हमारा भाव आपके साथ, या हमारी जो कह सकते हैं कि पर्यायवाची, ये तो बहुत ही सिंपल है, ये आप पहले से ही पढ़ते आ रहे हो। देव नदी का पर्यायवाची, ठीक है। देव नदी का पर्यायवाची आप देख लो, देव नदी, सूर नदी, ठीक है। गंगा, तो देव नदी यानी देवताओं की नदी, किसको माना जाता है? गंगा को, ठीक। आते हैं अगले में, क्वेश्चन नंबर 17। और क्वेश्चन नंबर 17 में युष्माभि है, युष्माभि, ठीक है। युष्माभि में विभक्ति एवं वचन,
युष्माभि में विभक्ति एवं वचन की हम बात करेंगे तो युष्माभि में विभक्ति तृतीया होती है। ठीक है, आप इस तरह लिख सकते हैं, विभक्ति है तृतीया, और जो आप देख रहे हो वचन है इसमें बहुवचन। ठीक है, बहुवचन। आ रही बात समझ में? ये तृतीय विभक्ति का बहुवचन वाला ये युष्माभि शब्द रूप है। आते हैं अगले वाले में, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं तो विकारी पद के कितने प्रकार होते हैं? ठीक है बच्चों, विकारी पद के प्रकार, मुख्य रूप से विकारी पद के उत्तर की बात करें हम तो विकारी पद के 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, विकारी पद के कितने प्रकार होते हैं? 4, इसमें भी चौथा विकल्प है। ठीक, अर्थ के आधार पे वाक्य के कितने भेद होते हैं? ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 19 नंबर, अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार। ठीक है बच्चों, तो अर्थ के आधार पे वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 8 प्रकार के होते हैं, जैसे संदेहवाचक वाक्य, ठीक, निषेधात्मक वाक्य, ठीक है, आप ऐसे कह सकते हैं भाववाचक वाक्य। इस तरह से अगर आप देखें वाक्य तो 8 प्रकार होते हैं। ठीक, आगे हम बात करते हैं आदर्श से गाया नहीं जाता है। आदर्श जो है, ठीक, गाना गाने की बात तो हो रही है, लेकिन यहाँ पे हम ये देख पा रहे हैं, उसकी स्थिति देखने के बाद हमको ऐसा अनुभव हो रहा है, ऐसा फील हो रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है कि वह गाया उसके द्वारा गाया नहीं जा रहा है, क्योंकि वो जैसे भटक रहा होता है, चाहे संकोच में है, चाहे कोई टीचर बुला दिया चलो आओ 2 शब्द कहो, वो कुछ कह नहीं पा रहा है। तो इस भाव से देखा जाता है कि वो कुछ कह नहीं पा रहा है, गाना नहीं गा पा रहा है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि आदर्श से गाया नहीं जा रहा है। किसको देखकर? उसके भाव को देखकर। तो यहाँ पर जो हमारा वाच्य होगा ये कर्तृवाच्य नहीं है, कर्मवाच्य भी नहीं है, इसमें भाव छुपा हुआ है। ठीक, क्योंकि उसकी स्थितियों को देखने के बाद हमको ऐसा महसूस हो रहा है कि उसके द्वारा गाया नहीं जा रहा है। तो अगला क्वेश्चन है 20वां, आदर्श से गाया नहीं जाता। ठीक है, आदर्श से गाया नहीं जाता, इसका अर्थ यहाँ पर यह है कि इसमें कौन सा वाच्य छुपा है? तो भाववाच्य छुपा है, भाववाच्य। ठीक है, चलो हम देख लो कि हमने आपके सामने 20 के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न कराए हैं। अगर आपको किसी प्रश्न में कोई संदेह हो तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं कि किस प्रश्न में क्या समस्या है, मैं उस समस्या को ठीक कर दूंगा। ठीक है, और मान लीजिए कि जो आपने बोर्ड के एग्जाम में करके आया हो, चलो जो भी हो आप उसको अच्छा ही मानना और आगे मेहनत करना, ताकि जो भूल हो चुकी है एक पेपर में वो दोबारा किसी दूसरे पेपर में भूल ना हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कुछ वर्णनात्मक प्रश्न पर। वर्णनात्मक प्रश्न की बात करते हैं तो वर्णनात्मक प्रश्न को हम देखेंगे एक एक करके क्या होता है इसके आगे।